हिंदू पर होने पर तो गर्व, लेकिन हिंदी से नफरत। ये राजनीति का ऐसा ताना बाना है कि हर चीज का फायदा उठाने की कोशिश राजनीति में होती है। और यही बात आप महाराष्ट्र में अपनी डूबती नैया को बचाने में लगे राज ठाकरे के लिए कह सकते हैं। यही बात तमिलनाडु में चुनाव का मुद्दा बनाते हिंदी का विरोध लेकर के उठे स्टालिन के लिए कह सकते हैं। और यही बात आप शिवसेना यूबीटी के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के बाद अब हिंदी पढ़ाने को लेकर के महाराष्ट्र की सियासत में घमासान शुरू हो गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई की सड़कों को पोस्टर से पाट दिया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता ने विरोध को कुएं की मेंढक से तुलना करके माहौल को और गर्मा भी दिया है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध किया, लेकिन तमिलनाडु जैसे प्रदेश में हिंदी को अनिवार्य बनाने को लेकर दोहरी चाल भी चल दी है। तो आज बात इसी की कि क्या हिंदी का विरोध जरूरी है या फिर अपनी डूबती राजनीति को बचाने की ये कोशिश है। दरअसल कल महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का फैसला लिया गया, लेकिन इसी फैसले ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। राज ठाकरे की एमएनएस सड़क पर उतर आई, पोस्टर पर लिखा कि हम हिंदू तो हैं लेकिन हिंदी नहीं है। इसके साथ ही पोस्ट कार्ड की तरह दिखने वाले पोस्टर के माध्यम से भी संदेश दिया गया है। पोस्टर पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कल ही स्कूलों में क्लास 1 से 5वीं तक कक्षा हिंदी को अनिवार्य किए जाने को लेकर के घोषणा की गई और इसी को लेकर के शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी ऐतराज जताया गया। लेकिन उद्धव गुट ने यह कहते हुए मामले में ट्विस्ट ला दिया कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में हिंदी अनिवार्य करें, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य करने की कोई जरूरत नहीं है, यहां तो मराठी फर्स्ट ही चलेगा। हालांकि शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से एमएनएस के विरोध को कुएं के मेंढक से तुलना कर दी गई और कहा कि हिंदी सीखने से महाराष्ट्र के बच्चों को देश भर में रोजगार का मौका मिलेगा, लेकिन इसे रोका जा रहा है। तो महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की झंडाबरदार बनी है राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। और क्या संदेश सामने आया राज ठाकरे की तरफ से, जरा इसको भी समझिए। मराठी अस्मिता के नाम पर सियासी रोटी सेकने का यहां पुराना इतिहास रहा है। भाषा के नाम पर यूपी बिहार वालों को मारा पीटा जाना भी कोई नई बात नहीं है। हाल में भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। ये तस्वीर आप डी मार्ट की देख रहे हैं हाल में, जहां पर एक कर्मचारी जो मराठी नहीं जानता था उसके साथ बदसलूकी की गई और न मराठी बोलने पर यहां से लोग भगाए जाते रहे हैं। हिंदी भाषा पर बवाल काटा जा रहा था, जबकि एक सच ये भी है कि ये वही हिंदी है जो हर राज्य को एक दूसरे से जोड़े रखती है। किसी तरह महाराष्ट्र में अपने सियासी वजूद बचाने में जुटी राज ठाकरे की एमएनएस अब हिंदी को लेकर फिर से आग बबूला है। राज ठाकरे ने फडणवीस सरकार के इस फैसले की निंदा की और कहा कि एमएनएस इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इसे लागू न होने दिया जाए। राज ठाकरे ने बयान दिया कि राज्य स्कूल पाठ्यक्रम योजना 2024 के अनुसार महाराष्ट्र में पहली कक्षा से ही हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम हिंदू हैं पर हिंदी नहीं हैं। यदि आप महाराष्ट्र पर हिंदीकरण थोपने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र में संघर्ष अवश्यंभावी है। यह सब देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जानबूझकर यह टकराव पैदा कर रही है। क्या ये सारी अटकलें आगामी चुनावों में अपने फायदे के लिए मराठी बनाम मराठी संघर्ष पैदा करने के लिए है? हर राज्य में केवल उसकी राजभाषा का ही सम्मान होना चाहिए। क्या कल सभी राज्यों में प्राथमिक स्तर से मराठी भाषा पढ़ाई जाएगी? नहीं सही तो फिर ये मजबूरी क्यों है? मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस मुद्दे को आगे न बढ़ाएं, लेकिन यदि आप इस आह्वान को चुनौती देंगे और हिंदी थोपेंगे तो संघर्ष अपरिहार्य है और इसके लिए केवल सरकार ही जिम्मेदार होगी। ये ट्वीट राज ठाकरे का आप सुन रहे थे। अब इसी को लेकर के सवाल है कि क्या ये राजनीति और कैसी राजनीति। गोविंद सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुछ ही पल में महाराष्ट्र से भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे। लेकिन गोविंद जी, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले तो यही कि अगर हिंदी नहीं तो फिर क्या? आप हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व है, आप हिंदू की राजनीति करते हैं, लेकिन जैसे बात हिंदी की होती है तो आप मराठी बन जाते हैं। ये कौन सी राजनीति है? देखिए, जो आपने शुरू में जो है जो टैगलाइन बोली, असल कारण वही है
क्योंकि मनसे जो है, राज ठाकरे की जो मनसे है वो एक तरह से अपना आधार खो चुकी थी। चुनाव में उसको कोई बहुत ज्यादा महत्व मिला नहीं। जब उसने उत्तर भारतीयों का विरोध शुरू किया तो उसको शुरू में तो थोड़ा बहुत मदद मिली और थोड़ा बहुत जो है, जो शिवसेना के लोग थे उसकी तरफ झुके। लेकिन जैसे ही वो बहुत हिंसक रूप लेने लगा और हिंदी और उत्तर भारतीय के खिलाफ उसका आंदोलन हुआ तो उसका विरोध भी शुरू हो गया। और एक तरह से उसको जो जमीन पर जो समर्थन मिलना चाहिए था महाराष्ट्र वालों का, जी। महाराष्ट्र की जनता का, वो नहीं मिला। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है वो एक तरह से काफी हद तक राष्ट्रवादी राजनीति का केंद्र रहा है। वहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदय हुआ है। वहीं हमारे ऐसे बहुत सारे नेता और राष्ट्र निर्माता रहे हैं जिन्होंने हिंदी की वकालत की है। तो बाबूराव विष्णुराव पराड़कर जी का नाम आपने सुना होगा, जो जिनको हम हिंदी पत्रकारिता का पितामह बोलते हैं। बहुत सारे शब्द हिंदी के उन्होंने दिए हैं। और इसी तरह से माधवराव सप्रे जो हिंदी के पहले कहानीकार हैं। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ मित्र और मराठी जो केसरी, हिंदी केसरी जो है, जो तिलक जी का अखबार था केसरी, उसका हिंदी वर्जन सप्रे जी ने निकाला था नागपुर से। तो वो एक तरह से हिंदी के समर्थक लोग रहे हैं। राज ठाकरे आज जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं, तो वो एक तरह से अपने अतीत को कैसे भूल जाएंगे। महाराष्ट्र ये से तो बड़ा हिंदी सवाल को है बहुत ज्यादा जो है ताकत मिलती रही है। जी, और यही विरोधाभास भी है। सुभाष शिर्के साहब जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से इस वक्त हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सुभाष जी। आप तो इन तमाम पोस्टर्स को देखकर आए होंगे रास्ते में। ये कि हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं, ये कैसी राजनीति है? आप हिंदू के नाम पर राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं और हिंदी के नाम पर आप उपराष्ट्रवाद भी उतर आते हैं, मराठी उपराष्ट्रवाद पर। क्या ये राजनीति सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को बचाने के लिए है? देखिए अजय जी, ये पूरी राजनीति है और इसको जोड़ा जाए तो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आने वाले चुनाव है, इसको हमें देखना होगा। और ये जो राजनीति है इसका आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी ये है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, ये 15 अप्रैल को राज ठाकरे इनके घर जाते हैं, डिनर करते हैं। 1.5 घंटा दो नेताओं में बातचीत होती है और उसके बाद वो बाहर आके बोलते हैं कि हम जी अपने रिश्ते, पुराने रिश्ते, इसलिए हम यहाँ पे मिलने आए हैं। तो ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी ने तय किया था कि एनईपी 2020 की जो पॉलिसी है, जिसके तहत 3 भाषा का सूत्र है, वो लागू किया जाएगा और ये 2025-26 से लागू किया जाएगा महाराष्ट्र में, जिसके तहत महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी सीखना अनिवार्य हो जाएगा। इसके पहले ये अनिवार्यता नहीं थी। 5वीं कक्षा के बाद हिंदी को सिखाया जाता था। मराठी जो एसएससी बोर्ड है, सरकारी बोर्ड है महाराष्ट्र का, उसमें सीबीएसई और आईसीएसई में तो पहली कक्षा से है। लेकिन ये जब पता चलता है एकनाथ शिंदे इनको, तो एकनाथ शिंदे चले जाते हैं राज ठाकरे के घर और उसके बाद राज ठाकरे दूसरे दिन बयान देते हैं जब सरकार का फैसला आता है। तो इसमें ये राजनीति देखना चाहिए कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। ये कोई किसी ने मांग नहीं की थी। यहाँ पे महाराष्ट्र में अभिजात मराठी को दर्जा बीजेपी ने ही दिया था, वो महाराष्ट्र चुनाव से पहले। और दूसरी बात, आप पहली कक्षा से आप वही मराठी को बाजू में कर आप हिंदी को लगा रहे हो। इसके पीछे सिर्फ मुंबई में जो बिहारी हैं, बिहार का चुनाव है, उनको खुश करने की साजिश है। और इसके लिए बीजेपी ने जो दांव खेला है उसको काउंटर करने के लिए एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को आगे करके एक जमीन तैयार करने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता था कि उद्धव ठाकरे इस मुद्दे को लपक लेंगे। उससे पहले राज ठाकरे इस मुद्दे को लपक ले तो उनको फायदा होगा मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, क्योंकि वहां पे एकनाथ शिंदे कितने कारगर है बीजेपी के लिए, कितने उपयोगी है, उनकी उपयोगिता जो है वो तो वहां सिद्ध हो जाएगी मुंबई में। और इसलिए ये एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे इनकी मिली जुली चाल है।
देखिए तो ये कितनी गहरी राजनीति है और राजनीतिक चाल है। इसलिए मैंने कहा था कि आप इन पोस्टर्स को देख के आए होंगे तो उसके भीतर की स्याही को भी आप पहचान रहे होंगे, सियासी स्याही को। अब जरा देखिए बयानों के जरिए किस तरह से ये राजनीति आज सामने आई है। कल राज ठाकरे ने एक्स पर हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया, तो राज ठाकरे ने जो बयान दिया था वो भी हमने आपको दिखाया। और अब ये देखिए कि किस तरह से संजय राउत सामने आते हैं, वो भी बयानबाजी करते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता संजय राउत कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को नसीहत देते हैं कि मुख्यमंत्री को मराठी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के नेता मराठी भाषा को लेकर कभी ठोस बयान नहीं देते। महाराष्ट्र की हर स्कूल में पहले मराठी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि छात्रों पर हिंदी को नहीं थोपा जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि संजय राउत ने तमिलनाडु, केरल और आंध्र जैसे प्रदेशों में हिंदी भाषा की पढ़ाई को अनिवार्य बनाने की वकालत भी कर दी है। जरा सुनिए। हिंदी की जरूरत जहाँ है वहाँ आप वो फोर्स कर सकते हो। तमिलनाडु में करो, केरल में करो, आंध्र में करो, वहाँ करिए ना, आपको किसने रोका है। हैदराबाद में करिए, हाँ, तेलंगाना में करिए, नॉर्थ ईस्ट में करिए, हाँ, जम्मू कश्मीर में करिए। जहाँ नहीं है हिंदी वहाँ करिए। यहाँ हिंदी तो पहले से चल रही है। तो अभी पढ़ने लिखने में या एजुकेशन सिलेबस में वो तो स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दीजिए ना, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो द्विभाषा सूत्र है उसमें सबसे पहले हमारी मातृभाषा रहेगी मराठी। आप मराठी के ऊपर बात नहीं करेंगे। वो अपने आप को समझ लेना चाहिए कि मैं महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री हूँ और यहाँ की राजभाषा मराठी है। सबसे पहले महाराष्ट्र में मराठी जो है वो सख्त करो कि मराठी कंपलसरी करो, वो अब तक नहीं है। सिर्फ एक आदेश निकाल के सरकार का मराठी कंपलसरी नहीं हो सकती। मराठी यहाँ नंबर 1 भाषा है, राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। सबसे पहले मराठी को वो दर्जा मिलना चाहिए। वो अभिजात भाषा का दर्जा देने से ज्यादा कुछ होता नहीं। अब ये भी जरा सा समझिए कि ये सारा विवाद जिस त्रिभाषा नीति को और एनईपी में जिसका प्रावधान किया गया है उसको लेकर के हो रहा है, वो है क्या? क्या वाकई वो थोपने की कोशिश है किसी भाषा पर, या फिर इस पर राजनीति थोपने की कोशिश हो रही है? मैं आपको बताता हूं कि ये पूरी की पूरी पॉलिसी क्या है, क्या भाषाओं को लेकर के इसमें प्रावधान किए गए हैं। तो इसको समझिए। 3 में से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य की गई हैं। 3 भाषाओं की पॉलिसी लाई गई है कि 3 भाषाएं सीखें बच्चे। किसी भी राज्य पर कोई विशेष भाषा थोपी नहीं जाएगी, यह भी इसमें कहा गया है। यह राज्य को ही अधिकार दिया गया है और छात्रों को अधिकार दिया गया है कि आप चुन सकते हैं भाषाओं में से। भाषा का चुनाव राज्य और छात्र खुद कर सकते हैं, यह भी इसमें कहा गया है। कक्षा 5 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जाएगी। माध्यमिक स्तर पर विदेशी भाषाओं का भी विकल्प होगा कि आप इसको चुन सकते हैं। अंग्रेजी एक विकल्प, लेकिन 2 भारतीय भाषाएं साथ में सीखनी होंगी। यह भी जरूरी किया गया है कि 3 में से आप 2 भारतीय भाषा सीखें। संस्कृत सभी स्तरों पर एक वैकल्पिक भाषा के तौर पर उपलब्ध रहेगा। जो चाहे संस्कृत का भी चुनाव कर सकते हैं। मकसद क्या है? छात्रों को बहुभाषी बनाना, भाषाई विविधता का सम्मान करना, यह इसका मकसद बताया गया है। और यह भी लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय भाषाओं और राष्ट्रीय एकता को इससे बढ़ावा मिलेगा। अब यह सबसे जो आखिरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय एकता को लेकर के कि एक भाषा तो आपको चाहिए जिसको आप भारत की भाषा कहें, भारत में संपर्क की भाषा हो। जैसे अंग्रेजी पूरी दुनिया में संपर्क की भाषा है, तो वो अगर हिंदी नहीं तो कौन, ये भी सवाल है। लेकिन स्टालिन साहब क्या कह रहे हैं कि हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आपने हिंदी हम पर थोपा तो। सुनिए। அந்த பாவத்தை இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஒருபோதும் செய்ய மாட்டான். இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோரை, குறிப்பா தாய்மார்களை கேட்கிறேன், உங்க குழந்தைகளோட திறமை வளரணுமா இல்ல 3வது மணி திணிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு வகுப்பிலையும் படிப்பு தடைபடணுமா? நம்ம குழந்தைகளை திறமை வளரணும்னு தானே நினைப்பீங்க? இன்னும் தெளிவா சொல்றேன், நாம் எந்த மொழிக்கும் எதிரி அல்ல. இந்தி மொழியும் நமக்கு எதிரி அல்ல. அதை யாரு விரும்புறாங்களோ அவங்க இந்தி பிரச்சார சபாவில் போய்
அல்லது கேவி பள்ளியிலோ இல்ல வேற வகையிலோ படிக்கிறத தமிழ்நாடு ஒருபோதும் தடுத்ததில்லை, தடுக்க போவதும் இல்லை. ஆனா இந்திய இங்க மேல திணிக்க நினைக்காதீங்க. திணிக்க நினைச்சா தமிழர் என்றொரு இனம் உண்டு, தனியே அவருக்கு ஒரு குணம் உண்டு என்பதை தமிழ்நாடு காட்டிவிடும். இருமொழி கொள்கையாளர் தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுடைய திறமை எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கு என்பதை உலகம் முழுக்க வாழக்கூடிய தமிழர்கள் நிரூபிச்சிட்டு இருக்காங்க. अब ये जरा बड़ा दिलचस्प है। अब सुभाष के साथ वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र मुंबई से जुड़े हुए हैं, गोविंद सिंह वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, तो आप हमने दिखाया कि स्टालिन साहब क्या कह रहे हैं हिंदी को लेकर के, वहाँ भी उनको चुनाव लड़ना है, फिर से एक बार वहाँ का सब नेशनलिज्म और हिंदी का विरोध उनको मुद्दा मिल गया है। लेकिन संजय राउत साहब सुझाव दे रहे हैं कि ठीक है ना, आप तमिलनाडु में लागू कर लीजिए ना, अनिवार्य कर दीजिए ना, महाराष्ट्र को इसकी जरूरत नहीं है क्या? और दोनों तो एक ही धड़े से आते हैं। मानेंगे स्टालिन साहब बात संजय राउत की? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। ये तो असल में संजय राउत की एक तरह से राजनीतिक चाल है जो इस तरह से बोल रहे हैं। बहुत चालाकी के साथ वो इस एक तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं दक्षिण भारतीयों को हिंदी के खिलाफ। और जो आपने अभी जो असल में जो त्रिभाषी सूत्र को खोल करके बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला है जो 1968 से चल रहा है, उसके तहत सबसे पहले मातृभाषा आती है, उसके बाद राष्ट्रभाषा आती है और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भाषा आती है। महाराष्ट्र के जो केंद्रीय सरकार के दफ्तर हैं, उन सब में इसी फॉर्मूले के तहत जो है नेम प्लेट और बोर्ड जो है वो लगाए जाते हैं। तो इसलिए जो है ऐसा कुछ है नहीं। और इस बार भी जो देवेंद्र फडणवीस का बयान आया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि मराठी भाषा को अलग कर दिया जाएगा। जैसे शिर्के जी कह रहे थे कि वो एक तरह से वो मराठी को किनारे किया जा रहा है। किनारे नहीं किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं कहा है कि मराठी तो अनिवार्य है ही है, लेकिन दूसरी भाषा बल्कि तीसरी भाषा के तौर पर उन्होंने हिंदी को कहा है। दूसरी भाषा भी नहीं कहा है, तीसरी भाषा के तौर पर कहा है। ये बहुत सोचने और बहुत विचार करने की बात है। अनिवार्य जरूर किया गया है, लेकिन वो तीसरी भाषा के तौर पर है। अभी तक वो अनिवार्यता महाराष्ट्र में या बंगाल में या किसी भी हिंदी भाषी राज्य में अनिवार्यता नहीं थी। इवन जम्मू कश्मीर में भी ये अनिवार्यता नहीं है, जबकि जम्मू तो काफी हद तक हिंदी भाषी राज्य है। जी ठीक है। अब जो है ये एक तरह से राजनीति ही है। शिर्के जी ने जो कहा कि वो राजनीति है और विशुद्ध रूप से अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है वो संजय राउत भी वही कर रहे हैं और राज ठाकरे भी यही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मैं इस पर भी जवाब लेता हूं, सिरके साहब से समझता हूं। लेकिन उससे पहले जो अब बचाव में खुद उतरे हैं महाअघाड़ी के नेता, अब वो क्या कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी के, जरा सुनिए। अगर नई शिक्षा नीति के आधार पर सरकार कह रही है कि पहली से लेकर 5वीं तक के सभी बच्चों को अनिवार्यतः मराठी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा तीनों पढ़ाया जाए, तो इससे उन बच्चों की स्किल बढ़ेगी ना। मराठी भाषा तो सीखना ही, मराठी भाषा की अनिवार्यता के ऊपर किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, उसके साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं। और सीएम योगी से भी इस पर सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने भी कहा कि ये हिंदी किसी पर थोपने का काम नहीं हो रहा है, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पर इसकी जरूरत है। इससे क्षेत्रीय भाषाओं का नुकसान नहीं होगा। हम तो यूपी में भारत की हर भाषा पढ़ाते हैं, इससे हम छोटे हो गए क्या? सुनिए। हिंदी पे जोर नहीं दिया जा रहा है, एक राजभाषा के रूप में उसके उपयोग के लिए। और मैं तो कहता हूँ भाई, यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, नए लोगों को रोज जॉब क्रिएट हो रहे हैं। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वो एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। सुभाष जी,
अब सवाल ये भी है ना कि क्या ये एक अगर हिंदी नहीं तो हम कौन सी भाषा को अपनाएं भारत में जो पूरे हिंदुस्तान की भाषा जिसको कही जा सके। और क्या मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि ये जो जब राज ठाकरे आते हैं ऐसे पोस्टर्स लेकर के, या फिर जब उद्धव गुट से इस तरह के बयान आते हैं हिंदी के विरोध में, आम मराठी लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि वो तो बड़े राष्ट्रवादी रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के वक्त से और उससे भी पहले से। देखिए, एक समय ऐसा था कि मराठा एम्पायर जो था वो पूरे देश में था, और उसमें अटक से लेकर पाकिस्तान में जो अटक है वहां से लेकर तो कर्नाटक तक ये पूरा मराठा एम्पायर था। तो मराठी जो आदमी है वो हिंदी से परहेज नहीं करता। सवाल ये पैदा होता है कि आप अनिवार्य करेंगे तब मुश्किल होगी, और उनका ये कहना है मैं भी हिंदी पढ़ा हूँ 5वीं के बाद, लेकिन जो हिंदी पढ़ाई जाती है वो टेक्स्ट बुक वाली जो हिंदी है वो भाषा तो बोलचाल में नहीं होती। और कोई भी मराठी जो हम सीखते हैं टेक्स्ट बुक में वो बोलचाल वाली भाषा है नहीं। तो बोलचाल वाली भाषा अलग है और टेक्स्ट बुक में जो पढ़ाया जाता है वो अक्सर अलग होता है, जिसमें संस्कृत भारी मात्रा में होता है, और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे उस पर फेल होते हैं। तो ये अनिवार्यता करने वाली जो बात है, आप देखिए मुंबई में आप आएंगे तो आपको सहजता महसूस होगी। यहाँ हर कोई हिंदी में आसानी से बोलता है, भले वो किसी भी राज्य से आया हो, लेकिन हिंदी यहाँ पे मुंबई की भाषा लगभग बन गई है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्यों में अभी हिंदी आसानी से बोली जाती है। सवाल यही उठता है कि जब आप किसी को भी अनिवार्यता करेंगे जी, तब रीजनल जो एक जिसको हम कहते हैं अभिमान है वो ऊपर आ जाएगा। और यही कारण है कि राजनेता जो है वो ऐसे मुद्दों को लपक लेते हैं, भले ही इसमें जो लोग हैं उनका कोई उनसे कोई सरोकार उनका ना हो। जो भाषा रोजगार देती है वो भाषा लोग जरूर पढ़ेंगे, फिर वो कहीं कहीं के भी हो, ये आप मान के चलिए। तो ऐसे में अगर आज लोगों को लगता है कि हिंदी में रोजगार है, हिंदी भाषा सीखने से लोग हिंदी पढ़ेंगे, जर्मन भाषा सीखने से रोजगार मिलता है तो जर्मन पढ़ेंगे। मेरे कितने सारे पत्रकार मित्र हैं जिनके बच्चे जो है वो हिंदी भाषी होते हुए भी वो अंग्रेजी में पढ़ते हैं जी। तो उन्होंने क्या हिंदी छोड़ दी है? ऐसा नहीं है, क्योंकि रोजगार की जो भाषा है वो रोजगार की भाषा जिसमें रोजगार मिलेगा उसको लोग पढ़ेंगे। और राजनेताओं को भी यही समझना चाहिए कि अगर उनकी भाषा में रोजगार अगर जनरेट हो रहा है तो लोग उसको लपक लेंगे, अगर नहीं हो रहा है तो भाषा मर भी जाए, जैसे संस्कृत मर गई वैसे वो उसका हश्र होगा। साफ तौर पे तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति ज्यादा है, राजनीतिक फायदे राजनेताओं को ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए इसको मुद्दा बनाया जाता है। जमीनी तौर पर जिसको जो भाषा सीखनी है, दिलचस्पी है, जरूरत है, वो उस भाषा की तरफ खुद ब खुद आगे जा रहा है। और एनईपी का मकसद जो जैसा इसमें मैंने बताया कि इसमें जो बताया गया है उसका मकसद थोपना भी नहीं है, उसका मकसद सिर्फ है कि देश में देश की भाषाओं को लोग हर हिस्से की भाषा को जानें और एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान हो। तो ये एक अकेडमिकली भी बहुत अच्छी बात मानी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं राजनीति कहाँ जाती है और कितना यील्ड करती है इन पार्टियों को, राज ठाकरे साहब को कितना फायदा होता है और स्टालिन साहब को चुनाव में। लेकिन आप दोनों का इस वक्त सुभाष जी, गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें दिन भर की, बने रहिए हमारे साथ।